नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बाद में बताइएगा। अगर आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल है या फिर आप ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट का दोस्तों यहाँ पे पोर्शन है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट के दोस्तों टॉप 25 यहाँ पे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए साथ में, या फिर इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर से बाद में वीडियो देख लीजिएगा। आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। तो यहाँ से चलिए 100 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 101 से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट पे कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं। तो आज तक आपने कई सारे द्वीपों के नाम जो है जानते होंगे, आप सुने भी होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अब कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया, ये सभी आपको महाद्वीप हैं। तो पक्षियों का महाद्वीप भाई एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। तो यहाँ पे है कि पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है। तो भाई पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना क्या कहलाती है। तो यहाँ पे आपका है कि पर्यावरण संरक्षण, मंद विकास, समग्र विकास या फिर संपोषित विकास। तो भाई इसको बोला जाता है संपोषित विकास, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया जाता है। तो यहाँ पे है कि 1960, 1980, 1990 या फिर 2000। तो संपोषित, जैसा कि संपोषित विकास के बारे में आपने जान लिया, जो होता है कि पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना होती है। इस वर्ड का दोस्तों यूज़ पहली बार 1980 में किया गया था, संपोषित विकास। ठीक। नेक्स्ट है कि संपोषित विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1983 में गठित आयोग है। तो यहाँ पे है कि इससे जो है गठित आयोग कौन सा है। तो यहाँ पे है कि ब्रंटलैंड आयोग, डंकल आयोग, वर्ल्ड वाच या फिर यूनेप। तो इससे दोस्तों गठित आयोग आपका ब्रंटलैंड आयोग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट है तो यहाँ पे है कि 2,4-D एक प्रभावशाली है। तो यहाँ पे है कि हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या फिर रोडेंटिसाइड। तो भाई 2,4-D एक आपका हर्बिसाइड प्रभावशाली है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। तो यहाँ पे है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, यानी कि आपने सुना होगा कि ओजोन परत में होल हो रही है, अभी हो रखी है पहले से भी। तो उसका दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षरण हुआ है ओजोन परत का। तो यहाँ पे है कि रूस, भारत, अमेरिका या फिर अंटार्कटिका में। तो भाई ये बेसिकली आपका अंटार्कटिक क्षेत्र में हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किसी भी पारितंत्र में आने वाले समय में जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण है। तो कौन से कारण है भाई। तो यहाँ पे कि उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर उपयोग सभी। तो भाई कोई भी पारितंत्र हो, आने वाले समय में जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण ये सभी घटक हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कि वन पारिस्थितिकी यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रणाली में हरे पौधे। तो यहाँ पे कि प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता माने जाते हैं, अपघटक माने जाते हैं या फिर द्वितीयक उपभोक्ता माने जाते हैं। तो भाई वन पारिस्थितिकी में प्रणाली में जो आपकी वन पारिस्थितिकी फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इसमें हरे पौधे जो होते हैं ये प्राथमिक उत्पादक के रूप में माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्ट आपके टफेस्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक, 16 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि ओजोन सांद्रण को नापने की इकाई है, यानी कि आपका जो ओजोन की जो कंसंट्रेशन होती है, सांद्रण, वो उसको किस चीज़ में दोस्तों मापा जाता है। जैसे कि आपका वज़न किलोग्राम में मापा जाता है, तो उसी तरीके से ओजोन को किस में मापा जाता है। तो यहाँ पे है कि डाल्टन में, डेसिबल में, डॉप्शन में या फिर राजनन में। तो भाई ओजोन का कंसंट्रेशन मापा जाता है डॉप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरण से पृथ्वीवासियों की रक्षा कौन करती है। तो ये ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। इसका आंसर आप हमें बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर ये है। ठीक, ऑप्शन और ऑप्शन का जो ऑप्शन में आंसर है। ठीक,
नेक्स्ट है कि विश्व में अम्ल वर्षा से सबसे प्रभावित देश है, यानी कि एसिडिक रेन से प्रभावित दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन सा देश है। तो यहाँ पे है कि चीन, नॉर्वे, जापान या फिर ब्राज़ील। तो भाई एसिडिक रेन से सबसे ज़्यादा नॉर्वे प्रभावित है। और भाई एसिडिक रेन से आपका जो ताजमहल है हमारे भारत देश में, उस पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। उसकी दोस्तों जो ब्यूटीनेस है उस पर पॉलिश वगैरह करवाया जाता है, लेकिन एसिडिक रेन से वो संगमरमर तो है ही बेसिकली, सबको पता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ब्यूटीनेस ख़त्म होती जा रही है। ठीक, तो एसिडिक रेन बहुत ज़्यादा बेकार है, इसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, और यहाँ पे कि दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति के कारण होता है। तो दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति के कारण यहाँ पे कि मृदा प्रदूषण, मृदा संरक्षण, वायु प्रदूषण या फिर मृदा अपरदन। तो भाई इससे आपका मृदा अपरदन होता है। ठीक, मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे कि मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ता है यहाँ पे कि मानव पर, वनस्पतियों पर, जंतुओं पर और समुद्रियों पर। तो मृदा प्रदूषण होगा तो यहाँ पे मानव पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि मृदा से ही सारी खाने पीने वाली चीज़ें निकलती है। वनस्पतियों पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वो अधिक से अधिक विकास नहीं कर पाएंगे अपना ठीक ठाक से, उनमें न्यूट्रिएंट नहीं पहुँच पाएगा। जंतुओं पर बेसिकली कई सारे ऐसे जंतु हैं जो वनस्पतियों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस तरीके से जब मृदा प्रदूषित होगी तो उससे निकलने वाले प्रोडक्ट भी दोस्तों बेकार ही होंगे। ठीक, तो इसलिए इस पर दुष्प्रभाव पड़ने का मतलब वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे या फिर उनमें बीमारियां होंगी, यही सब है मृदा प्रदूषण से होने वाली दोस्तों दुष्प्रभाव। नेक्स्ट है कि भूमिगत जल में आर्सेनिक की समस्या किस राज्य में अधिक है। तो भूमिगत जल में आर्सेनिक की समस्या दोस्तों पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा देखने के लिए मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार है। ठीक, नेक्स्ट है कि पारे से संक्रमित जल का सेवन करने पर कौन सा तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। यानी कि पारे से संक्रमित आपका जो पारा होता है, अगर उससे इफ़ेक्टेड आप जो है वाटर का अगर सेवन करते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा आपका नर्वस सिस्टम जो है बेकार होता है, आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है ये बेकार होता है। इसलिए ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, देखिए कि रासायनिक उर्वरकों के नाइट्रेट युक्त जल के सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है। तो यहाँ पे है कि मेटा हीमोग्लोबिनिया और या फिर एनीमिया या फिर कैंसर, तपेदिक। तो भाई जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं इनके नाइट्रेट युक्त जल से सेवन करने से आपको दोस्तों सीधे सीधे कैंसर होगा। इसलिए आप यूरिया वगैरह का छिड़काव करते हैं तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, हाथ से जो आपका होता है साबुन वगैरह से अच्छे से दोस्तों हाथ धुलिएगा। बाकी बचाव करिएगा उसके जो उड़ते हैं ना हवा में न्यूट्रिएंट वगैरह, तो सांस वगैरह लेने में, और बाकी आप मास्क वगैरह का यूज़ किया करिए अगर आप खेत में दोस्तों ये सब छिड़काव करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट है कि फोटोकेमिकल धुंध में होता है। तो फोटोकेमिकल धुंध में क्या होता है, तो यहाँ पे है कि पैन या फिर O3 इथेनिल या फिर CO या फिर CH4। तो भाई फोटोकेमिकल धुंध में आपका पैन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है कि निम्न में कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण है। तो यहाँ पे है कि DDT, प्लास्टिक, मल या फिर पॉलीथीन। तो बायोडिग्रेडेबल आपका पॉलीथीन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे पर्यावरण को मच्छर मुक्त करने के क्रम में हमें प्रयुक्त करना चाहिए। यहाँ पे है कि गैम्बुसिया मीन, तारा मीन, सारस पक्षी, श्वास मीन। तो भाई पर्यावरण को मच्छर मुक्त करने के क्रम में हमें गैम्बुसिया मीन दोस्तों प्रयुक्त करना चाहिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के कार्य करने का प्रमुख स्थल है। यहाँ पे है कि नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर इंदौर। तो भाई राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कार्य करने का प्रमुख स्थल आपका नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है कि विघटनीय ठोस अपशिष्ट नहीं है। तो यहाँ पे विघटनीय ठोस अपशिष्ट नहीं है, तो भाई यहाँ पे सब्जी, फल, कागज़, पॉलीथीन। तो भाई आपका ये विघटनीय है आपके, जो कि सब्जी, कागज़, फल, ये एक टाइम में दोस्तों कन्वर्ट हो जाते हैं खाद में, लेकिन ये प्लास्टिक बैग आपका नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि ज्वलनशील ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु। तो यहाँ पे है कि स्मेल्टर, जनरेटर, हीटर या फिर इंसिनेटर। तो भाई यही आपका करेक्ट आंसर है, इंसिनेटर दोस्तों ज्वलनशील ठोस अपशिष्टों के निवारण हेतु होता है। नेक्स्ट है कि आपका इविल क्वार्टेट किसके लोप से संबंधित है। तो यहाँ पे है कि विदेशी प्रजाति है, जैव विविधता, खड़ी फसल या फिर संपूर्ण आबादी। तो भाई इविल क्वार्टेट आपका जैव विविधता से संबंधित है, इसलिए ये इसका करेक्ट है। चलिए भाई नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है कि वायु प्रदूषण प्रभावित करता है। तो यहाँ पे है कि जड़ों को, पत्तियों को, तनों को, पुष्पों को। तो भाई बेसिकली अगर एयर पोल्यूशन होगा तो आपकी सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगी पत्तियाँ, जो कि सूख जाएंगी या फिर उनमें धब्बे पड़ जाएंगे या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हो जाएंगी जो कि पत्तियों को इफेक्टेड करेंगी। तो ये आपका रहा टॉप 25 इन्वायरमेंटल क्वेश्चन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ इंपॉर्टेंट, वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।